आज के प्रथम दिन में आप सभी का स्वागत है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये विद्यापीठ के सभी अध्येता, कार्यकर्ता एवं राम विद्यापीठ के सभी जिज्ञासु इसमें जुड़े हैं। आप सभी ने आह्वान पत्र पढ़ा होगा और विषय सूची भी आपने पढ़ी होगी। पुनरुत्थान विद्यापीठ स्वायत्त एवं अर्थनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था में विश्वास रखता है। ऐसी व्यवस्था विद्यापीठ कर रही है और पूरे राष्ट्र में सर्वत्र ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसा चाहती है। इस विषय को समझने के लिए ये सत्रों की रचना विद्यापीठ द्वारा की गई है और पुनरुत्थान विद्यापीठ के सभी अध्येता एवं कार्यकर्ता तो इसमें अपेक्षित ही है। साथ में राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ के सभी जिज्ञासु को भी निमंत्रण भेजा था और उनमें से भी बहुत सारे जिज्ञासु इसमें जुड़े हैं। ये अभ्यास वर्ग हर मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ये समय पर रहेगा। प्रथम अपना सत्र का 45 मिनट विषय प्रतिपादन के लिए रहेगा। अपना फोन म्यूट पर कर लें और बाद में ये 15 मिनट अपना जिज्ञासु समाधान के लिए रहेगा। ऐसा 1 घंटे का अपना सत्र रहेगा और उसके बाद ये सत्र पूर्ण होने के बाद आपको एक प्रश्नोत्तरी मिलेगी। जो विषय का प्रतिपादन किया उस विषय की प्रश्नोत्तरी मिलेगी। उस प्रश्नोत्तरी का आपको उत्तर लिखकर भेजना है और ये स्वाध्याय के लिए साथ में संदर्भ साहित्य की माहिती भी आपको मिलेगी। साहित्य कहाँ से मिलेगा ये मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा और संदर्भ साहित्य कभी कभी आपको विद्यापीठ के द्वारा भेजे भी जाएंगे और कभी आपको प्राप्त करना रहेगा। हर एक सत्र में प्रथम चिंतन, फिर जिज्ञासा समाधान और स्वाध्याय, ऐसा स्वरूप का ये 16 सत्रों में ये विषय विभाजन रहेगा और अपना 16 सत्र में ये पूरा अभ्यास वर्ग चलेगा। तो ये विषय को आज शुरू करने के लिए मैं अपने विद्यापीठ के कुलपति में इंदुताई को मैं आग्रह करता हूं। मैं अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा के इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी जिज्ञासु श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अब हम पुनरुत्थान विद्यापीठ को जानते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए कार्यरत है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की तरह ही देश भर में अनेक ऐसे सुधी व्यक्ति, संस्था, संगठन भी भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए कार्यरत हैं। एक विशेष विचार पुनरुत्थान विद्यापीठ का यह है कि ज्ञान पक्ष के साथ साथ व्यवहार पक्ष का भी, कृति पक्ष का भी विचार भारतीय पद्धति से किया जाए। ज्ञान, कृति और व्यवस्था, इन तीनों को मिलाकर ही किसी भी भारतीय पक्ष की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है। अक्सर होता क्या है कि सब भारतीय ज्ञान पद्धति या ज्ञान पक्ष का तो विचार करते हैं, अर्थात कक्षों में, प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च शिक्षा के केंद्र हो या अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र हो, सर्वत्र भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन दृष्टि,
भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान संपदा, इन सभी बातों की चर्चा होती है, चिंतन भी होता है, शोध अनुसंधान भी होते हैं और व्यवस्था भी की जाती है। परंतु हमारा अनुभव है कि इनके साथ व्यवहार पक्ष यदि नहीं जुड़ा तो यह यशस्वी नहीं हो सकती है, प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ भारतीय शिक्षा के बारे में समग्रता में विचार करता है और वह कैसे क्रियान्वित होगा इसकी योजना करता है। इसी योजना के अंतर्गत इस अभ्यास वर्ग का या इस पाठ्यक्रम का विचार किया गया है और इसका शीर्षक जैसे आपने सुना ऐसे अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था। स्वायत्त शिक्षा यह आज के निरूपण का विषय है। स्वायत्त का अर्थ क्या होता है? स्व के आयत्त। आयत्त का अर्थ होता है अधीन। स्व के अधीन अर्थात स्वायत्त। ये अधीन क्या होता है, इसका एक संदर्भ हमें महाभारत में देखने को मिलता है। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण जब उपस्थित होता है मत्स्यवेद के लिए, तब द्रौपदी मना करती है, परंतु कर्ण उस समय कहता है सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। मैं सूत हूं अर्थात सारथी पुत्र हूं, सारथी हूं या सारथी का पुत्र हूं, जो भी मैं हूं, परंतु कुल में जन्म होना तो दैव के अधीन है, भाग्य के अधीन है। तो पौरुष पराक्रम यह मेरे अधीन है, अर्थात मैं पौरुष और पराक्रम का स्वामी हूं। इस अर्थ में आयत्त अर्थात अधीन, स्वायत्त माने स्वाधीन, ऐसा होता है। अब शिक्षा में स्वायत्त होना क्या होता है? स्व के अधीन होना माने किसके अधीन होना? शिक्षा में स्व कौन है? शिक्षा का स्व कौन है? तो स्व तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, स्व की तो कोई आकृति होनी चाहिए, स्व का कोई व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी तो वह उसके अधीन हो सकती है। शिक्षा स्वायत्त है, शिक्षा स्वाधीन है, अर्थात किसके अधीन है? तो शिक्षा का स्व शिक्षक होता है। जिस प्रकार से हम विविध देवी देवताओं के रूप देखते हैं, उसमें ज्ञान की मूर्तिमंत प्रतिमा सरस्वती है। ज्ञान के सभी गुण, ज्ञान के सभी आयाम, ज्ञान का स्वरूप जब देवता का रूप धारण करता है, जब प्रतिमा का रूप धारण करता है, तो वह सरस्वती होती है। इसी प्रकार से पराक्रम, शूरवीर, शूरवीरपना आदि का मूर्त स्वरूप दुर्गा है। इसी प्रकार से संपत्ति, समृद्धि, इनका मूर्त स्वरूप लक्ष्मी है। तो ऐसे गुणों का, व्यवस्थाओं का मूर्त स्वरूप कैसा होगा, इसकी कल्पना हमारी जीवन व्यवस्था में की गई है और उसी से देवी देवताओं का स्वरूप निर्धारित होता है। उनके आयुध क्या होंगे, उनके वाहन कैसे होंगे, उनके प्रिय पत्र पुष्प फल कैसे होंगे, उनकी पूजा पद्धति कैसी होगी, आदि सारी रचना उस प्रतिमा से संबंधित, उस प्रतिमा के माध्यम से व्यक्त होने वाले तत्व इनको ध्यान में रखकर होती है। उसी प्रकार से यदि हम शिक्षा के बारे में कहें तो उसका मूर्तिमंत रूप शिक्षक होता है।
इसीलिए व्यवहार में भी हम देखेंगे ना, इस शिक्षा के बारे में जब हम कहते हैं जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा देश, ये तो स्वाभाविक समझ में आने वाली बात है। परंतु शिक्षा कैसे होगी? जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, यह भी सामान्य रूप में समझ में आने वाली बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा शिक्षक में मूर्तिमंत होती है, इसलिए स्वायत्त शिक्षा का अर्थ है शिक्षक के अधीन शिक्षा। शिक्षक को ही शिक्षा की व्यवस्था करनी है। इसका व्यावहारिक स्वरूप कैसा होगा? शिक्षक के अधीन संपूर्ण विद्यालय होता है, शिक्षक के अधीन संपूर्ण विद्यापीठ भी रहेगा। और ये शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक का दायित्व क्या होता है? शिक्षक का अधिकार क्या होता है? तो व्यावहारिक अर्थ में विद्यालय में, विद्यापीठ में या स्वयं की रचना में किसको प्रवेश देना और किसको नहीं देना, ये शिक्षक का अधिकार है। किस विद्यार्थी को क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना, इसका निर्णय भी शिक्षक ही करेगा। कितना पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, यह भी शिक्षक के अधीन है। कौन सी पद्धति अपनाना, कौन सा स्वाध्याय करवाना, यह भी शिक्षक के अधीन है। किसका मूल्यांकन कैसे करना, किसकी परीक्षा कैसे करना, किसको उत्तीर्ण करना, किसको उत्तीर्ण नहीं करना, इसका निर्णय भी शिक्षक स्वयं करता है। ये सारे अधिकार और ये सारे दायित्व शिक्षक के होते हैं। शिक्षक ही तय करता है परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होगा। शिक्षक ही तय करता है कौन सा विद्यार्थी कितनी अवधि तक पढ़ेगा। इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक गुरुकुल में कुछ छात्रों का अध्ययन पूर्ण हुआ। अब वे घर जाने को निकले तो रास्ते में बहुत पत्थर और कांटे और ऐसे बिछे हुए थे। एक विद्यार्थी ने बीच बीच में से रास्ता निकालते निकालते, बचते बचते उस कांटे के और पत्थर के विस्तार को पार किया और उस पार गया। दूसरे विद्यार्थी ने कोसते कोसते, कैसे किसने पत्थर उठा कर रखे हैं, किसने पत्थर बिछा कर रखे हैं, कांटे बिछा कर रखे हैं, कैसे ये लोग होते हैं, ऐसा करके अपने लिए रास्ता बनाते बनाते उस विस्तार को पार किया। तीसरे विद्यार्थी ने सारे कांटे और पत्थर एक तरफ कर दिए, रास्ता स्वच्छ किया और ये विचार करके कि इस रास्ते पर केवल मुझे थोड़े जाना है, अनेक लोग आते जाते रहेंगे और उनके लिए रास्ता साफ होना चाहिए। ऐसा करके, ऐसा विचार करके उसने रास्ता प्रथम साफ किया और फिर उस रास्ते से चला। कुछ रास्ता पार करके, उतना एरिया पार करके जब तीनों आगे बढ़े तो उनके गुरु सामने ही खड़े थे। गुरु ने देखा था किस विद्यार्थी ने क्या क्या किया था। तो गुरु ने, जिसने रास्ता साफ किया था अपने लिए और सबके लिए, उसको तो उत्तीर्ण करके घर जाने दिया कि तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हुआ है, तुम्हारा अध्ययन अच्छी तरह से पूर्ण हुआ है, तुम अपने लिए विचार करते हो, साथ में समाज के लिए भी विचार करते हो, तो तुम अपने अध्ययन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम मेरी परीक्षा में यशस्वी हुए, तुम घर जा सकते हो। ऐसा करके
उसको तो घर जाने दिया, परंतु शेष 2 विद्यार्थियों को कहा कि तुम्हारा अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तुमको विद्याएं तो आती होंगी, तुम अनेक कलाओं में कुशल बने होंगे, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, परंतु उन शास्त्रों का जीवन में क्या करना, उनका उपयोग क्या करना, तुम्हारी समाज के प्रति क्या भावना है, वह मैंने देख लिया, वह अभी अधूरी है, तुम्हारी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई, तुम वापस गुरुकुल चलो और अपना अध्ययन आगे बढ़ाओ। तात्पर्य ये है कि उत्तीर्ण करने के, परीक्षा लेने के नियम या पद्धति किसी और ने उस गुरु के लिए निर्धारित करके नहीं दी थी। गुरु ने स्वयं ही परीक्षा की पद्धति का निर्धारण किया और छात्रों की परीक्षा अपनी पद्धति से ली और उत्तीर्ण, एक को उत्तीर्ण किया, दूसरे 2 को उत्तीर्ण नहीं किया। इस मामले में वह गुरु पूर्ण रूप से स्वायत्त है, अपने ही अधीन है, वही निर्णय करता है और वही उस निर्णय का क्रियान्वयन भी करता है। इस व्यवस्था में सारे गुरुकुल भारत में चलते थे। छोटी सी प्राथमिक शाला हो या तक्षशिला जैसा बहुत बड़ा विद्यापीठ हो, सर्वत्र यह नियम तो स्वीकृत ही था। तक्षशिला विद्यापीठ के कुलपति संपूर्ण तक्षशिला विद्यापीठ का संचालन कैसे होगा, इसका निर्णय करने के लिए स्वायत्त थे, अर्थात स्वाधीन थे। छोटे से विद्यालय में भी उस विद्यालय का जो आचार्य रहता है, जो शिक्षक रहता है, वह इतना ही स्वाधीन है। हमने तो देखा है कि समाज में, मैंने हमने ऐसे उदाहरण पढ़े हैं, ऐसे उदाहरण सुने हैं, देखे हैं कि छोटे से गांव में विद्यालय का आचार्य, विद्यालय का शिक्षक केवल छात्रों का नहीं तो संपूर्ण गांव का गुरुजी होता है। सभी उसके पास मार्गदर्शन के लिए आते हैं और अपने बच्चों का पूरा शिक्षा दीक्षा का कार्य गुरु को सौंप देते हैं और गुरु जो भी विचार करता है, जैसी भी पद्धति अपनाता है और जो भी उसको ज्ञान देता है, उन सब का स्वीकार समाज करता है। इसको स्वायत्त शिक्षा कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है और क्यों होना चाहिए? इसलिए कि शिक्षक नहीं करेगा तो और कौन करेगा? शिक्षक को यह समझ नहीं होगी तो और किसको होगी? यह एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है ना, कि अपने विद्यार्थी को जानना, पहचानना और उसकी क्षमता क्या है, उसके गुण दोष क्या है, उसके आवश्यकता कैसी है, वो कैसे समझ सकेगा? ये तो सारा शिक्षक को ही पता होता है और किसी को कैसे पता होगा? यह भी स्वाभाविक है ना, ये भी प्राकृतिक है। इसका स्वीकार करके जो स्वाभाविक है वही करो, ऐसा विचार करके विद्यालय पूरा, अर्थात उस विद्यालय में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी शिक्षक के हवाले किए जाते हैं। समाज का शिक्षक के ऊपर ऐसा विश्वास होता है और शिक्षक भी इसके लायक होता है। शिक्षक भी पक्षपात नहीं करता। विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी के माता पिता तथा संपूर्ण समाज शिक्षक पर ऐसा विश्वास करता है और सारे के सारे शिक्षक की ज्ञान परायणता, विद्यार्थी परायणता, समाज परायणता के भरोसे शिक्षा का कार्य उसको सौंपता है। यह सुसंस्कृत समाज का लक्षण है। जहां समाज सुसंस्कृत, समझदार, ज्ञानवान नहीं होता, वहां क्या होता है? वहां कोई शिक्षक पर भरोसा करता नहीं।
आजकल हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी में कोई एक अध्यापक यदि पेपर सेटर है, माने उसको यूनिवर्सिटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है, तो उसे पहले लिखकर देना होता है कि मेरा कोई सगा संबंधी इस परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में अपीयर नहीं हो रहा है। क्यों? नहीं तो आशंका रहेगी कि यह प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला अपने पुत्र पुत्री को या अपने सगे संबंधी को यह प्रश्न पत्र बता देगा। अब ये काम तो सगे संबंधी नहीं तो और किसी को भी वो बता देने का काम तो चलता ही है, क्योंकि सगे संबंधी नहीं तो अपने विद्यार्थियों को, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को तो बता ही देता है वो कि मैंने ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया है तो तुम ऐसी तैयारी करो। अब इसका भी उपाय करने के लिए 4-5 प्रश्न पत्र बनवाए जाते हैं अलग अलग लोगों से, और फिर उसमें से फाइनल अंतिम प्रश्न पत्र बनाया जाता है, जो इस प्रश्न पत्र मूल में बनाने वाले को भी पता नहीं होता है। तो क्या होता है, अविश्वास का साम्राज्य इस कदर फैला हुआ है। एग्जामिनर के ऊपर मॉडरेटर और उसका भी निरीक्षण जांच पड़ताल करने वाली व्यवस्था अभी बनी है। ये क्या है, शिक्षक स्वायत्त नहीं है, और शिक्षक जिस विद्यापीठ में या विद्यालय में कार्यरत है उसका अधिष्ठाता है, वह विद्यालय भी स्वायत्त नहीं है, विद्यापीठ भी स्वायत्त नहीं है। विद्यापीठ के हो या विद्यालयों के हो, पाठ्यक्रम उस विद्यालय के शिक्षक नहीं बनाते, वे किसी बोर्ड के अधीन होते हैं। बोर्ड में भले ही शिक्षक ही पाठ्यक्रम बनाते हों, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करते हों, संदर्भ साहित्य निर्धारित करते हों, परीक्षा की पद्धति भी निर्धारित करते हों, तो भी वे अपने आप में पूर्ण स्वायत्त नहीं होते हैं। यूजीसी और उसके ऊपर फिर संसद और उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी उनका मॉनिटरिंग या नियमन करती हैं। शिक्षक को ये अधिकार नहीं कि विद्यालय में प्रवेश किसको दिया जाएगा, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी स्वतंत्रता नहीं कि वे किस शिक्षक के पास पढ़ेंगे। हाँ, विद्यालय चुनने का माता पिता को अधिकार होता है, परंतु विद्यार्थी को प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह उस विद्यालय के या विद्यापीठ के शिक्षक तय नहीं कर सकते। वह प्रवेश के नियम और कहीं बने हुए होते हैं, पाठ्य पुस्तक और परीक्षा पद्धति और कहीं बनी हुई होती है। किस विद्यालय में, किस विद्यापीठ में कितना शुल्क लेना, यह भी विद्यापीठ के अधीन अर्थात शिक्षक के अधीन नहीं होता है। विद्यालय की समय सारिणी, पाठ्यक्रम की अवधि, विद्यालय का समय, विद्यालय के कालांश, उसका निरूपण, वह भी शिक्षक के अधीन नहीं होता है। तो संपूर्ण रूप से शिक्षक पराधीन बन गया है, दूसरी ही किसी व्यवस्था के अधीन बन गया है। यह व्यवस्था ब्रिटिश आधिपत्य में प्रारंभ हुई। सारे हमारे शैक्षिक संकटों का, सांस्कृतिक संकटों का मूल तो ब्रिटिश आधिपत्य ही रहा है। और हम सब जानते हैं कि 1947 में हम भले ही स्वाधीन हो गए, परंतु वह तो टेक्निकल स्वाधीनता थी, उसके बाद भी शिक्षा तो पराधीन ही रही है। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल के आधार पर ही चलती है, उसमें व्यवस्था के ये सारी बातें आ जाती हैं, और इसलिए शिक्षक अभी स्वाधीन नहीं है। हुआ क्या है कि शिक्षक स्वयं भी स्वाधीन या स्वायत्त बनना नहीं चाहता। वह कहता है मैं कक्षा में जाकर जो निर्धारित किया गया है वो पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊंगा।
अगर मुझे कहा गया तो मैं परीक्षा लूंगा, अगर मेरे हाथ में प्रश्न पत्र दे दिया तो उसके अनुसार परीक्षा लूंगा, जैसा मुझे कहा गया है वैसे ही पेपर चेक करूंगा, वैसे ही परिणाम पत्र घोषित होगा। मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे दायित्व नहीं चाहिए कि मैं ही ये सब तय करूं। किसी एक विद्यार्थी का जीवन, ज्ञान का जीवन मेरे अधीन रहेगा, ऐसी जिम्मेदारी मैं चाहता ही नहीं हूं। मैं केवल मेरे इतने सीमित कार्य का धनी हूं। कक्ष में जाकर मैं क्या करता हूं वो मैं देखूंगा। उसमें भी इंस्पेक्शन की व्यवस्था तो होती है, क्योंकि किसी को शिक्षक के ऊपर भरोसा नहीं, और शिक्षक स्वयं भी मैं क्यों भरोसा करने लायक नहीं हूं इसकी चिंता नहीं करता। वह शिकायत तो करता है कि कहने को हम स्वाधीन है या स्वतंत्र है, हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है और शैक्षिक कार्यों में नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है। ऐसे विद्यालय का शैक्षिक संचालन भी शिक्षक के अधीन अभी नहीं है। शैक्षिक संचालन के उपरांत आर्थिक संचालन या प्रशासनिक संचालन वह भी शिक्षक के अधीन नहीं है। एक शिक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? स्वाभाविक रूप में कौन कर सकता है? एक शिक्षक की नियुक्ति वह जिसके प्रति ज्ञान की वरीयता के कारण से आदर पात्र हैं, ऐसा शिक्षक ही कर सकता है। एक शिक्षक की नियुक्ति व्यापारी नहीं कर सकता। एक शिक्षक की नियुक्ति राजकीय पक्ष के या राजकीय व्यवस्था के या प्रशासनिक व्यवस्था के कोई अधिकारी नहीं कर सकते। एक शिक्षक की नियुक्ति शिक्षक के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक शिक्षक ही दूसरे शिक्षक से सकता है। परंतु भारत में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। विद्यालय संचालन का प्रशासनिक अधिकार शिक्षक का नहीं, अपितु अन्य लोगों के हाथ में होता है। एक विद्यापीठ की स्थापना कैसे होती है? विद्यापीठ माने आज विश्वविद्यालय ही समझ लो। तो एक विश्वविद्यालय की स्थापना संसद में एक्ट पारित होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट। तो संसद कानून पारित करती है और किसी एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसका अर्थ है कि स्थापना का और संचालन का अंतिम अधिकार तो संसद का है। संसद के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे ही तो इसके नियामक रहते हैं, कायदे कानून सब वे ही बनाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो सेनेट और सिंडिकेट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की व्यवस्था होती है, उसमें केवल शिक्षक ही रहेंगे ऐसा तो नहीं होता। कुलपति की नियुक्ति तो पॉलिटिकल नियुक्ति ही होती है, और राज्यपाल राज्य में आए सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। ये तो राज्य करता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ये लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था है, जहां जरूरी नहीं कि राज्यपाल शिक्षक हो, संसद सदस्य शिक्षक हो, प्रशासनिक अधिकारी शिक्षक हो, ये कोई शिक्षक नहीं होता है तो भी कुलपति की नियुक्ति करता है। ये व्यवस्था कुलपति की नियुक्ति करती है। विद्यालयों में ये या तो सरकार नियुक्ति करती है, माने सरकार के प्रतिनिधि यही सारे हैं, या तो अभी निजी विद्यालयों में संचालक गण होता है, माने ट्रस्टी होते हैं। कोई भी शिक्षक ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि वह तो वेतन भोगी है। तो वेतन भोगी कोई भी वो वेतन भोगी कर्मचारी है,
उसलिए वह ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो विद्यालय संचालन का अधिकार ट्रस्टों का होता है, प्रबंध समिति का होता है, और इस प्रकार से शिक्षक तो हमेशा नियुक्त ही होता रहा है। नियुक्ति, हाँ, एक विद्यालय में या एक विद्यापीठ में अनेक आचार्य होंगे, अनेक अध्यापक होंगे, उन सबकी किसी न किसी के द्वारा नियुक्ति तो होगी, उनका नियमन भी होगा, उनके लिए व्यवस्था भी होगी, उनके लिए नियमावली भी होगी। परंतु यह नियमावली कौन तय करेगा, यह कौन बनाएगा, यह नियुक्ति कौन करेगा? तो उस विद्यालय का प्रधानाचार्य करेगा, उस विद्यापीठ का कुलपति करेगा। और कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? यदि नया विद्यापीठ बनता है तो कुलपति स्वयं नियुक्त होगा, अथवा आचार्य अध्यापक मिलकर अपने में से किसी को कुलपति बनाएंगे, और फिर परंपरा से कुलपति ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह तो स्वायत्त व्यवस्था है। विद्यालय की व्यवस्था विद्यालय के अधीन, विद्यापीठ की व्यवस्था विद्यापीठ के अधीन, इसको स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं। सारी जिम्मेदारी उस विद्यालय के या विश्वविद्यालय के, जहाँ कहीं भी विद्या केंद्र हो, उसमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की, शिक्षकों की रहेगी। उसको स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं। वेद काल से लेकर जब तक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति पर मुहर नहीं लगी थी, अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुहर नहीं लगी थी, तब तक भारत में विद्यालय, छोटा विद्यालय हो या बड़े से बड़ा विद्यापीठ हो, ऐसे ही चलते थे, और शिक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय और विद्यालय का आचार्य अथवा अध्यापक जिम्मेदार होता है, अधिकार से युक्त रहता है, संचालन के सारे अधिकार उसके ही होते हैं। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि उसके संचालन का दायित्व उसका है, तो योगक्षेम का दायित्व भी उसका है। योगक्षेम का दायित्व माने उसके संचालन के लिए धन कहाँ से आएगा, साधन सामग्री कहाँ से आएगी, भूमि भवन आदि सब कहाँ से आएगा, इसका निर्णय भी और इसका दायित्व भी उस विद्यालय के शिक्षक ही निभाते हैं। इसको कहते हैं स्वाधीन व्यवस्था, स्वायत्त व्यवस्था। जिस प्रकार भारत में कुटुंब स्वायत्त संस्था है, इसका क्या अर्थ है? मेरे कुटुंब में रोज रोज भोजन क्या बनेगा, इसका निर्णय कुटुंब के सदस्य मिलकर करते हैं। मेरे कुटुंब में या हमारे कुटुंब में अतिथि सत्कार कैसा होगा, इसका निर्णय कुटुंब के सदस्य मिलकर ही करते हैं। मेरे पुत्र या पुत्री को कौन से विद्यालय में भेजना अध्ययन के लिए, इसका निर्णय कुटुंब के लोग ही करते हैं, माता पिता ही करते हैं। मेरी पुत्री के लिए कैसे वर ढूंढना, इसका निर्णय कुटुंब, गृहस्वामी और गृहस्वामिनी ही करते हैं। बाहर से कोई नियम नहीं बनते। आप कल्पना करो, क्या सरकार के नियम है, क्या सरकार के कानून है कि इतनी आय वाले, माने 1 लाख रुपया जिनकी मासिक आय है, उनके घर का सोमवार का मेनू ये होगा, गुरुवार का ये होगा, और रविवार को तो ये सारे होटल में ही भोजन करने के लिए जाएंगे। ऐसे क्या नियमावली है? ऐसी नियमावली तो नहीं है। या जिन कुटुंबों को 50,000 की
आय नहीं है, उनके घर में कार बिल्कुल अमान्य होगी, कार नहीं रख सकते, ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने संचालन में, हाँ, कुटुंब के बाहर अर्थार्जन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, या यात्रा के संबंध में ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा, टैक्सेशन के नियमों का पालन करना होगा, नागरिकता के कानूनों का पालन करना होगा। परंतु अपने घर में कुटुंब के गतिविधियों के लिए, कुटुंब को करने के कार्य में उसकी अपनी स्वतंत्रता रहेगी, स्वायत्तता रहेगी, स्वाधीनता रहेगी। जैसे कुटुंब व्यवस्था में हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि और कोई मेरे घर में मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे सोऊंगा, कितने घंटे सोऊंगा, कौन से कपड़े पहनूंगा, मेरे घर वालों के लिए कैसे अलंकार लाऊंगा, कैसा भोजन बनेगा, कैसा फर्नीचर आएगा, कैसी साज सज्जा रहेगी, ये सब मैं ही तो तय करूंगा। मैं और मेरे घर के लोग मिलकर ही तो तय करेंगे, बाहर के कोई नहीं तय करेंगे। हाँ, मेहमान आते हैं, उनका आगत स्वागत भी होता है, सत्कार होता है, परंतु उनको मेरे घर में दखल देने का अधिकार नहीं होता। हम उनकी मेहमानगिरी करेंगे, परंतु अपने कुटुंब संचालन के अधिकार नहीं देंगे। हाँ, उनका मार्गदर्शन भी चाहेंगे, हम उनका परामर्श भी उनसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वे मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये ज्ञानी हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, तो हम मार्गदर्शन तो मांगेंगे, परंतु उस मार्गदर्शन के अनुसार चलना कि नहीं चलना, उसका निर्णय तो हम ही करेंगे। मेहमान नहीं कहेगा कि मैंने तुमको ये कहा तो अब तुम यह करते क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इसी को तो मार्गदर्शक कहते हैं। तो कुटुंब जिस प्रकार से स्वायत्त होता है, वैसे ही विद्यालय या विद्या केंद्र भी स्वायत्त होता है। यह भारत की व्यवस्था है, भारतीय शिक्षा की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था पर हजारों वर्षों से हमारे विद्या केंद्र चले हैं। जब ऐसा होता है, तब वह विद्यालय राज्य और समाज दोनों का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत ज्ञाननिष्ठ देश रहा है। ज्ञाननिष्ठ देश का अर्थ होता है अपने सभी प्रश्नों या समस्याओं का समाधान ज्ञान के आधार पर करता रहा है। कभी कभी समाधान के और भी रास्ते होते हैं, कभी समस्याओं का हल या झगड़े का निराकरण युद्ध क्षेत्र में भी होता है। लड़ाई करके यश प्राप्त होता है या संघर्ष का समाधान होता है। कभी पैसे से समाधान हो जाता है, कभी युक्ति प्रयुक्ति से, कूटनीति से, छल कपट से समाधान होता है, कभी बल से समाधान हो जाता है। परंतु भारत में कभी भी संकटों के समाधान समर माने युद्ध भूमि में या पैसे में या युक्ति प्रयुक्ति में नहीं ढूंढे गए, समाधान हमेशा ज्ञान क्षेत्र में ही ढूंढे गए हैं। ज्ञान क्षेत्र में समाधान ढूंढना है, संकटों का निवारण करना है, तो पूरे समाज को और राज्य को गुरुकुल के पास ही आना होता है, क्योंकि ज्ञान का केंद्र तो वही है। अब जिसके मार्गदर्शन में राज्य और समाज चलेगा, उस गुरुकुल पर, उस विद्या केंद्र पर राज्य या समाज का अंकुश नहीं रह सकता। जिसका मार्गदर्शन करना है, जिसको परामर्श देना है, उसका आधिपत्य होगा, तो मार्गदर्शन कैसे कर सकेगा? मार्गदर्शन करने वाला, सिखाने वाला, राजा शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएगा? वो तो गुरुकुल में जाएगा। समाज के श्रेष्ठी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाएंगे?
गुरुकुल में ही तो जाएंगे। ऐसे गुरुकुल को जो ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान की व्यवस्था करता है, वह स्वाधीन ही होना चाहिए। वह राज्य और समाज के अधीन नहीं रह सकता। उसकी नियमावली राज्य और समाज नहीं बनाएगा, उसकी नियमावली धर्माचार्य बनाएगा। धर्म और ज्ञान दोनों ही साथ साथ में चलते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ में हम सबने सुना है, शिक्षा धर्मानुसारिणी होती है, धर्म सिखाती है, वही शिक्षा है। इसलिए धर्म क्या है यह जानना विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व रहता है। धर्माचार्यों के साथ जो धर्म प्रवर्तन करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, ऐसे धर्माचार्यों के साथ ज्ञानाचार्य मिलकर परस्पर संवाद करके, परामर्श करके अपना विद्यालय कैसा होगा वह ज्ञानाचार्य अर्थात शिक्षक तय करते हैं। ऐसा विद्यालय जहाँ चलता है वहां स्वायत्तता होती है, उसे स्वायत्तता कहते हैं। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, इसलिए ये सारे शिक्षा के केंद्र, विद्या के केंद्र, ज्ञान के केंद्र सर्वोपरि स्थान रखने वाले होने चाहिए। समाज में इनका आदर है, समाज में इनकी वरीयता का स्वीकार है, समाज इनसे सीखता है इसलिए आदर करता है, समाज की इनके ऊपर श्रद्धा है। समाज गुरुकुलों के अधीन है और गुरुकुल स्वाधीन है। इसको कहते हैं अच्छी व्यवस्था, इसको कहते हैं काम करने वाली व्यवस्था, इसको कहते हैं ऐसे ही चलेगी, ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था में हमारी शिक्षा चली है। आज भी भारतीय समाज के लिए और भारतीय राज्य के लिए ऐसी ही व्यवस्था चाहिए, तभी हमारे सभी सांस्कृतिक जीवन के, सामाजिक जीवन के और उसके अंग रूप आर्थिक जीवन के, पर्यावरणीय व्यवस्था के या विश्व में भारत का जो श्रेष्ठ स्थान है उसके आड़े जो अवरोध हैं वे दूर होंगे। ज्ञान ही अवरोध दूर कर सकता है। इसलिए इसमें ही हमारा सभी संकटों का समाधान कैसे प्राप्त होगा इसका उत्तर है। ऐसी व्यवस्था हमें चाहनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें संभव बनानी चाहिए। परंतु बहुत बड़ा प्रश्न है कितना समय, परंतु ऐसी व्यवस्था शिक्षक ही कर सकता है, इसलिए और शिक्षक को करनी चाहिए। आज स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था के मार्ग में शिक्षक का दायित्व बोध नहीं होना यही अवरोध है। तो ऐसी व्यवस्था राज्य नहीं बना सकता, ऐसी व्यवस्था समाज नहीं बना सकता, ऐसी व्यवस्था शिक्षक स्वयं बनाएगा तभी होगी। शिक्षक स्वयं जब दायित्व लेगा अपने ऊपर तभी होगी, नहीं तो समाज और राज्य किसके ऊपर विश्वास करे, किसके प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करे, किसका भरोसा करे, किसके ऊपर निर्भर होकर रहे। ऐसा कोई शिक्षक में समाज को या राज्य को मिलता नहीं है। इसलिए अंतिम हमारा विचार यह होना चाहिए कि स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए शिक्षक को स्वयं को आगे आना पड़ेगा, शिक्षक को स्वयं को दायित्ववान होना पड़ेगा, शिक्षक को स्वयं को यह चाहना पड़ेगा। जब शिक्षक ऐसा समर्थ होगा, जब शिक्षक ऐसा निर्धार करेगा, जब शिक्षक ऐसी व्यवस्था बनाएगा
जब शिक्षक इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वह करेगा, तभी शिक्षा स्वायत्त होगी। कभी कभी शिक्षक अनेक मंचों पर कहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था स्वायत्त नहीं है, सरकार के अधीन रहना पड़ता है, सरकार शिक्षा को मुक्त करे। लेकिन करेगी कैसे? शिक्षक ऐसा दायित्व लेने के लिए तैयार होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, तभी शिक्षा स्वायत्त हो सकती है। स्वायत्त शिक्षा की इतनी प्राथमिक बातें हमने की है। यह विषय नया लगता है, अपरिचित लगता है। बहुत बार हम स्वायत्त शिक्षा की चर्चा सुनते हैं, परंतु इसका सांगोपांग विवेचन यदि नहीं किया तो स्वायत्त शिक्षा संभव ही नहीं होगी। यदि संभव ही नहीं होगी तो भारत ज्ञाननिष्ठ देश बन नहीं सकता है। जैसा देश वैसी शिक्षा, और जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा वैसा देश, और जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा। इसलिए स्वायत्त शिक्षा हेतु शिक्षक ने अपने आप को समर्थ बनाना होगा, योग्य बनाना होगा, दायित्ववान बनाना होगा, तभी शिक्षा का यह उलझा हुआ प्रश्न सुलझ सकता है। हम इसी दिशा में आगे कैसे कार्य करेंगे, कैसे इसको संभव बनाएंगे, इसका विचार आगामी चिंतन सत्रों में हम करेंगे। अभी मुझे लगता है समय हो गया है, तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। जिज्ञासा समाधान के लिए सत्र खुला है। नमस्कार। जी तो अभी जिज्ञासा समाधान के लिए जिनको करना वो हैंड रेज करे, तो उनको फिर अनम्यूट करेंगे। जी बताइए। हाँ, उत्कर्ष जी आप हैंड रेज किया, हाँ बोलिए। नमस्कार ताई। नमस्कार। ताई, अब शिक्षक की जो स्वायत्ता है, अब जब कई सारे शिक्षक मिलके कोई संगठन अथवा गुरुकुल चलाते हैं, तब उसकी स्वायत्ता शिक्षक की योग्यता के आधार पर निश्चित की जाए। उसका क्योंकि ये स्वतंत्रता, ये स्वायत्ता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फिर ना चली जाए, क्योंकि योग्यता ना हो और सिर्फ शिक्षक होने के अधिकार भाव से क्या कहीं कहीं आजकल समाज में देखा जाता है कि मैं शिक्षक हूं तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। तो उस भाव से कैसे बचा जाए, और ऐसी व्यवस्था जहाँ कई सारे शिक्षक मिलके कोई एक ध्येय के लिए काम करते हो, तो उसकी व्यवस्था कैसी हो सकती है? हाँ, सबसे पहला शिक्षक को अपने विकास की चिंता करनी होगी। यह विकास है ज्ञानात्मक। उसको ज्ञान तो होना चाहिए, और इसलिए उसने ज्ञान की सेवा, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की साधना तो करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या पढ़ाएगा। एक, परंतु उसका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। चारित्रिक विकास माने ज्ञान के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षा में तो ऐसा अनिवार्य संबंध है। अभी पहला ही वाक्य हमारा था कि शिक्षा का मूर्तिमंत स्वरूप शिक्षक है, तो उसको ज्ञान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अर्थ है ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देना, तो फिर वह और किसी के अधीन कैसे हो सकता है। इसलिए स्वाधीनता की, स्वायत्तता की उसकी चाह होनी चाहिए। स्वाधीनता का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। कोई भी अवरोध होगा हम पार करेंगे, कैसे भी कष्ट होंगे हम सह लेंगे, लेकिन शिक्षा की प्रतिष्ठा, ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देंगे। ऐसे निष्ठा होना ये शिक्षक का चारित्रिक विकास है। यानी ज्ञान होने से, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, चरित्र भी होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ज्ञान साधना तो ज्ञानवान होने के लिए है, परंतु ज्ञान निष्ठा ज्ञान की प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने के लिए है। ज्ञान की प्रतिष्ठा क्या होती है?
धन से, सत्ता से, बल से ज्ञान श्रेष्ठ है और मैं उस ज्ञान की श्रेष्ठता बनाए रखने का दायित्व रखता हूँ, ऐसी समझ, ऐसा कन्विक्शन शिक्षकों में होना चाहिए। और फिर ज्ञान और चरित्र के आधार पर समाज और राज्य का भरोसा जीतना संभव है। हमारे यहाँ ये तो संभव है। प्रजा तो कम से कम ऐसे शिक्षकों का आदर करती ही है और उनका योगक्षेम अपनी चिंता है ऐसा मानती ही है। और प्रजा और शिक्षक दोनों मिलकर राज्य को भी स्वायत्त व्यवस्था के आड़े अवरोध न बनना समझा सकती है। इसलिए ज्ञानात्मक और चरित्रात्मक विकास शिक्षक का हो, इसका दायित्व भी कुछ समझदार शिक्षकों ने ही लेना है, क्योंकि ऐसे शिक्षकों का निर्माण और कौन कर सकेगा। इसलिए शिक्षक निर्माण यह भी हमारा किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम तो होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम छात्रों के शिक्षा की ही चिंता करते हैं, शिक्षकों की चिंता तो कम करते हैं। शिक्षकों को हायर करना ये तो इतना स्वाभाविक और सामान्य बन गया है। इसलिए शिक्षक पर कॉन्सेंट्रेट करो। कैसा शिक्षक चाहिए, इस देश का शिक्षक, राष्ट्र का शिक्षक कैसा चाहिए, इसकी चिंता करो। जी उत्कर्ष भाई। एक इससे छोटा प्रश्न एक दूसरा है कि प्रबंधन का काम भी फिर शिक्षक करेगा तो वो ज्ञान में कैसे निष्ठ रह पाएगा। जैसे ये सेमिनार से लेके कोई भी ऐसा काम है जो प्रबंधन के बहुत सारे काम एक विद्यालय में रहते हैं, तो हाँ, उसमें तो हम जैसे उसका कार्य विभाजन करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। वो कार्य विभाजन भी शिक्षकों को ही अपने आप में करना चाहिए ना, कि कोई जैसे घर में हम कोई एक स्वच्छता का काम एक करता है, भोजन बनाने का काम दूसरा करता है, तो बाजार में से खरीदी करके आने का काम और तीसरा करता है, और पैसा कमाने का काम एक करता है। घर को चलाने के लिए जो भी आवश्यक है वो घर के लोग करते हैं। ऐसे भूमि, भवन, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने का दायित्व भी शिक्षक को ही लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि कभी कोई शिक्षक का समूह प्रबंध करेगा, कोई शिक्षक का समूह पढ़ाएगा, फिर वो आदान प्रदान तो परिवर्तन तो होता रहेगा कि आज जो प्रबंध करता है वह कल पढ़ाएगा, और आज जो पढ़ा रहा है वो कल प्रबंध करेगा। और प्रबंध करना भी ज्ञान के दृष्टि से होना, यह तो ज्ञान केंद्र की व्यवस्था का एक अंग है। और यदि प्रबंध के लिए दूसरों को लगाया तो ये तो हमारे काम के सिद्धांत के अनुकूल नहीं रहेगा। थोड़ा इस पर भी आप विचार करिए। धन्यवाद जी। जी बताइए। हाँ, आपका हैंड रेज हुआ है, बताइए। नमस्कार जी। जी आप जब बता रहे थे कि प्रबंध अपना करना, अपना परिचय देकर फिर पूछिए प्रश्न। मेरा नाम सुवीरा है, कर्नाटक से। अच्छा। हाँ जी। मुझे मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। आप बता रहे थे कि प्रबंध करना भी शिक्षक का काम होता है। उसमें कोई कितना प्रबंध में जुड़ना, कितना नहीं होना, ये कैसे सीखे हम? वो तो स्वाभाविक है ना। घर में भोजन क्या बनेगा उसका निर्णय तो घर के लोग करते हैं। अरे भाई कैसे कपड़े पहनेंगे, कितने आभूषण पहनेंगे, हमारी इच्छा होती है उतना हम नहीं कर सकते। जितना कमाते हैं उसके अनुसार ही करते हैं। तो फिर कम से कम हमारी शक्ति लगाओ प्रबंध में, तो फिर आवश्यकताएं कम करो, तो फिर हम ज्ञान की उपासना अधिक कर सकेंगे। सादे रहो, कम से कम व्यवस्थाओं में करो।
आप हम गुरुकुलों का चित्र देखते हैं ना, तो वृक्ष के नीचे बैठकर आचार्य पढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? भवन के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं, तो इतना पैसा कमाने की भी आवश्यकता नहीं। अधिक से अधिक समय ज्ञान के आदान प्रदान में करो, बाकी सारी झंझटें कम करो। आज क्या होता है? उल्टा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार कर दो, वे उसमें ज्ञान का जो भी हो, ज्ञान के लिए कुछ शिक्षकों को हायर करो, और कम पैसे में मिलते हैं तो ज्यादा पैसे क्यों देना? इसको विद्यालय नहीं कहते। विद्या की उपासना होती है और विद्या की श्रेष्ठता होती है, उसको अच्छा विद्यालय कहते हैं। तो ज्ञान से अधिक भौतिक सामग्री के लिए ही हमें चिंता करनी पड़े, ये व्यवस्था तो ठीक ही नहीं है। तो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की वरीयता की दृष्टि से विचार करो। वो हमारा गृहित है ना, ज्ञान की उपासना करते हैं, क्यों प्रबंध की चिंता हमको करनी पड़े? हाँ, ऐसे तो प्रबंध की चिंता और कौन करेगा? हमको खाना है तो हमारे ही दांत और हमारे ही हाथ चाहिए कि नहीं, और पचाने के लिए हमारा ही पेट करेगा कि नहीं? वो खाने के बारे में, भोजन करने के बारे में, आहार लेने के बारे में हमारा शरीर कितना स्वायत्त है, वो बाहर की व्यवस्था के अधीन नहीं रहता है। उसी प्रकार से भोजन के लिए, अन्न सामग्री जुटाने के लिए परिवार के गृह स्वामी और गृह स्वामिनी ही चिंता करेंगे ना। बाहर से कोई थोड़े राशन हमको लाकर देगा। मुफ्त का नहीं खाना, ये भी तो हमारे संस्कार है, और यही सिखाया जाता है कि कुटुंब को स्वाश्रयी बनना चाहिए, स्वाधीन बनना चाहिए। स्वाश्रयी बनेंगे तभी स्वाधीन बनेंगे, तभी स्वतंत्र भी बनेंगे, और स्वतंत्रता तो पहली चाह होनी चाहिए। विद्या की, ज्ञान की स्वतंत्रता नहीं रखेंगे तो श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए कम झंझटें पालो। धन्यवाद जी जी, अभी 1 मिनट है, कोई एक प्रश्न ले सकते हैं। हाँ जी, बताइए। ये आपका हैंड रेज। हाँ, श्रीनिवास जी। हाँ हाँ ताई, ये स्वाधीनता तो स्वातंत्र का बाद ये हमको सोचना था, और हमारा जो भी ब्रिटिश शिक्षण था उसको अभी तक क्यों नहीं सोच रहे हैं? आई मीन, एक क्यों हो रहा है ऐसा 75 ईयर्स से? हाँ, इसका कारण ये है कि शिक्षक की मानसिकता कभी भी स्वतंत्र होने की बनी नहीं। शिक्षक हमेशा अभी हायर होना ही पसंद करता है। शिक्षक ही समर्थ बनना, स्वतंत्र बनना नहीं चाहता है। वो तो हमेशा कहता है हम कैसे करें, हम कैसे करें। तो फिर जो करता है वही हमको उनके अधीन रखता है। तो एक दो बातें हैं। एक व्यवस्था की बात है, सरकार ने कभी नहीं सोचा कि स्वायत्त करो, लेकिन किसको स्वायत्त करेंगे? मैं ऐसा समझती हूँ कि सरकार आज कहे कि श्रीनिवास जी आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो श्रीनिवास जी कहेंगे, इंदुमती कहेगी, उत्कर्ष भाई कहेंगे, दीपक भाई कहेंगे, अरे नहीं नहीं, वो हमारा काम है क्या, हम ये सारा अर्थोपार्जन भी करेंगे, अर्थव्यवस्था भी करेंगे, प्रशासन भी करेंगे, बिल्डिंग भी निर्माण करेंगे, तो फिर पढ़ाएंगे कब और पढ़ेंगे कब? तो हमारा शिक्षक जो है ज्ञान को स्वतंत्र बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा इसका अवरोध है। कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं जाता है। अरे हम देख लेंगे, हमारा विद्यालय कैसे चलेगा ना, हम देख लेंगे, हम समाज को भरोसा दिलाएंगे। ऐसा सोचने का साहस शिक्षकों का होता नहीं है और होने दिया नहीं जाता है। और ऐसा कहते हैं ना कि पिंजरे में, पिंजरा इतना बड़ा हो कि हमें उसके सींगचे दिखाई ही न दे, और पिंजरे में इतनी अच्छी सुविधाएं हो कि हमें वो सुविधाएं छोड़ने का विचार भी न आए, तो फिर रहो पिंजरे में। ऐसा होता है। तो
तो ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी है, बौद्धिक प्रश्न भी है और व्यवस्था का प्रश्न भी है। परंतु इसका नेतृत्व शिक्षक जिस दिन करेगा उसी दिन ये प्रश्न हल होगा, नहीं तो नहीं हल होगा। जी जी तो अभी समय हो गया है, हो गया है। तो मेरा सबको निवेदन है कि आप विचार भी करिए और खूब प्रश्न पूछिए। आप गट पर भी आपके प्रश्न डाल सकते हैं, सीधा मुझे भी पूछ सकते हैं और कभी भी विषय की चर्चा भी कर सकते हैं। हम स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष शिक्षा को कैसे संभव बनाया जाए इसका ही समूह चिंतन कर रहे हैं। ज्ञानात्मक शिक्षा से भी आज तुलना में यह प्रश्न अधिक क्रुशियल, अधिक क्रिटिकल, बहुत पेचीदा बन गया है। इसलिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान को श्रेष्ठ बनाने के लिए निर्धार भी तो हमें ही करना होगा। इस दृष्टि से हमारी यह चर्चा सक्रिय रूप से और गतिमानता के साथ चलनी चाहिए, इसका ही निवेदन है। जी ताई, कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।